Jai Shri Sham everyone, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to class 12 grooming education। तो बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल ही पास हैं। तो आई होप आपने अपना सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कर लिया होगा, दैट इज इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। चलिए आज डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज को। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसमें आपको एमसीक्यूज भी दिखते हैं। 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज ही होते हैं, राइट। सो 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू की फॉर्म में ही होते हैं सीबीएसई बोर्ड के। तो आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्सेज ऑन प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज प्रॉफिट मेकिंग। तो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी है जिसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसका ओनर प्राइवेट सेक्टर होता है और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने का वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, द ऑप्शंस आर ए कैपिटलिस्ट, बी सोशलिस्ट, सी मिक्स्ड, डी ग्लोबल। सो बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ही जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर उनका ओनर होता है, प्राइवेट सेक्टर ही उनका कंट्रोलर होता है, प्राइवेट सेक्टर ही उनका मैनेजर होता है और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग का। सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बेटा जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट उनका ओनर होता है, गवर्नमेंट ही उनके कंट्रोलर होती है, गवर्नमेंट ही उनकी मैनेजर होती है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो होता है सोशल वेलफेयर करना, यानी कि पब्लिक वेलफेयर करना। थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जो हाइब्रिड होती है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं और कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के होते हैं। ग्लोबल मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। So option A is the correct option. Moving to the next question. Which of the following is the main objective of carrying out various economic activities? हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? द ऑप्शंस आर ए प्रॉफिट, बी सोशल वेलफेयर, सी कंपटीशन, डी इक्वालिटी। सो बेटा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट करने का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, agriculture sector contributed dash percent to the GDP in 1990 to 1991। एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना जीडीपी आया था हमें इन द ईयर 1990 टू 1991? द ऑप्शंस आर ए 24.6%, बी 34.9%, सी 40.5%, डी 59%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 34.9%। नेक्स्ट बेटा, what is needed to provide protection against natural calamities like floods, drought, locusts, thunderstorms, etc? तो ऐसा कौन सी चीज है जिससे कि हमारी क्रॉप की प्रोटेक्शन हो जाती है अगेंस्ट नेचुरल क्लैमिटीज? द ऑप्शंस आर ए मल्टीपल क्रॉपिंग, बी ग्रीन रेवोल्यूशन, सी क्रॉप इंश्योरेंस, डी HYV। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रॉप इंश्योरेंस। अगर हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज तो हमें क्रॉप इंश्योरेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट, which of the following steps promoted the growth of the economy as a whole by stimulating the development of industrial and tertiary sector? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसने हमारी इकोनॉमी को ग्रो कराया? ठीक है, कैसे ग्रो कराया? बाय डेवलपिंग द इंडस्ट्रियल एंड टर्शियरी सेक्टर्स। The options are A independence, B planning, C colonial rule, D green revolution। So option B is the correct option which is planning। देखिए प्लानिंग में ही हमने फोकस किया था कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो टर्शरी सेक्टर है वो ग्रो करे, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल ग्रो हो जाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में कितनी इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था अंडर द पब्लिक सेक्टर? तो बेटा देयर वर 17 इंडस्ट्रीज व्हिच वर रिजर्व्ड अंडर पब्लिक सेक्टर अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। So 17 industries is a correct option. A option is a correct option which is 17. Moving to the next question, what is the approximate percentage of population
लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है इंडिया में? द ऑप्शंस आर ए 50.9%, बी 62.3%, सी 17.1%, डी 27.5%. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 27.5% पॉपुलेशन बेटा इंडिया की is living below the poverty line. Next, डैश इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन का? तो बेटा चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को एक्स ऑफिशियो ऑफिसर भी बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो बेसिकली जो भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है वही चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, डैश combined with social justice is the principal goal of planning in India. सोशल जस्टिस के साथ क्या कंबाइन हो जाए वही प्रिंसिपल गोल यानी कि मेन गोल है प्लानिंग करने का इंडिया में. द ऑप्शंस आर ए लॉन्ग ग्रोथ, बी शॉर्ट ग्रोथ, सी इकोनॉमिक ग्रोथ, डी नन ऑफ दीज. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ साथ में सोशल जस्टिस, यही मेन एम है. सोशल जस्टिस यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इक्विटी को. तो मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ तो होनी चाहिए, साथ में इक्विटी के साथ होनी चाहिए. यही प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग है इंडिया में. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं 1 and 2 ये स्टेटमेंट्स है मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड. अब इनको पढ़ते हैं बेटा. स्टेटमेंट नंबर 1, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन. करेक्ट है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन. स्टेटमेंट नंबर 2, मॉडर्नाइजेशन डजंट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक. क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं है, साथ में सोशल आउटलुक मतलब सोसाइटी के देखने के नजरिए में भी जो चेंजेस आते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं मॉडर्नाइजेशन में. ये भी करेक्ट है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ए 1 ओनली, बी सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2. सो बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बोथ 1 and 2 statements are correct. Moving to the next question, planning in India started with a heavy reliance on the dash sector. So planning जब हमने इंडिया में करी तो उस टाइम पे हम किस पर ज्यादा डिपेंडेंट थे? मतलब हैवी रिलायंस मतलब किस पे हम डिपेंडेंट थे? तो उस टाइम पे बेटा पब्लिक सेक्टर ही था जो आगे आता था. तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर हम डिपेंडेंट थे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Import substitution policy was introduced to protect dash from foreign competition. Import substitution में क्या होता है कि जो चीज़ हम import कर रहे हैं मतलब बाहर फॉरेन कंट्रीज से परचेज कर रहे हैं, अगर हम उसे इंडिया में ही बना सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन इंडिया में ही कर सकते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन इंडिया में की जाए रादर देन इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. तो इससे हम कौन सी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे थे फॉरेन कॉम्पिटिशन से? द ऑप्शंस आर ए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, बी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, डी टर्शरी इंडस्ट्रीज. सो बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. हम चाहते थे कि इंपोर्ट्स कम हो, उसके लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में. इससे क्या होना था? इससे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको कंपटीशन से रिलीफ मिलता, फॉरेन कंपटीशन से कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता जब इंपोर्ट्स कम होते. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true about the licensing policy followed by the Indian economy in the year 1950 to 1990 era? 1950 to 1990 में जो लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉलो होती थी उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं? ए इट हेल्प टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी इन द इंडस्ट्री. ये करेक्ट है कि लाइसेंसिंग पॉलिसी से बेटा रीजनल इक्वालिटी प्रमोट की जा रही थी. कैसे? गवर्नमेंट ना लाइसेंस बहुत ही इजीली दे देता था बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. तो इससे क्या होता था? बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप कर रहे थे अलोंग विद द एडवांस एरियाज. तो रीजनल इक्वालिटी आ रही थी. नेक्स्ट, इट हेल्प टू चेक द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपैंड ना हो जाए इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता था? गवर्नमेंट हर किसी को लाइसेंस लेने को बोलता था. कोई भी अगर अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड करना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को लाइसेंस
उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इससे गवर्नमेंट चेक कर पाती थी कि बिना मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो ना हो। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन सी, it helped to promote regional equality in the industry as well as to check the undue expansion of the industrial sector. So option C में बेटा A and B दोनों आ गए, right? And D none of the above. So option C is the correct option. Next, which of the following is the main differentiation between the small scale units and the large scale units? जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होती हैं और लार्ज स्केल यूनिट्स होती हैं उनको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? द ऑप्शंस आर A, the amount of investment, B, the volume of output, C, the size of the unit area, D, the volume of sales. So beta option A is the correct option, which is the amount of investment. Investment के amount के basis पे यूनिट्स को हम स्मॉल स्केल यूनिट्स एंड लार्ज स्केल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। जनरली स्मॉल स्केल यूनिट्स वो वाली यूनिट्स होती है जिनमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होती है, और जिन यूनिट्स में 5 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम बोलते हैं लार्ज स्केल यूनिट्स। नेक्स्ट, which of the following statements was the main aim of land reforms undertaken in the Indian economy in the 1950 to 1990 era? तो 1950 से लेके 1990 एरा तक के मतलब टाइम पीरियड में उस टाइम पर मेन एम क्या था जो लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे? ए, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बी, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। सी, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था फार्मर्स का ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। डी, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। लैंड रिफॉर्म्स को बेटा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके लैंड का, प्रॉपर ओनरशिप दी जा सके लैंड की, और जो एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का जो लैंड की वजह से हो रहा है उसे सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्रॉप्स बेनिफिटेड द मोस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के रिजल्ट से कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला? ए, राइस, बी, wheat, C, both A and B are correct, D, both A and B are incorrect. So beta both A and B, option C is the correct option. Rice and wheat को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन का। जैसे ही बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के इनपुट्स को अप्लाई किया गया था इंडियन फार्म में, तो देखा गया था कि जो प्रोडक्शन है व्हीट एंड राइस की बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गई थी। तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो मिला व्हीट एंड राइस को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? फर्स्ट 5-year प्लान कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? देखिए बेटा, प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग को लॉन्च करने के लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी इंडिया में, और प्लानिंग कमीशन सेटअप की थी हमने 1950 में। लर्न करने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। उसके 3 साल बाद प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। अब प्लानिंग कमीशन को सेटअप भी इसलिए किया गया था ताकि वो प्लानिंग करे इंडियन इकोनॉमी के लिए। प्लानिंग कमीशन ने बेटा अपने सेटअप होने के 1 साल बाद ही फर्स्ट 5-year प्लान को लॉन्च कर दिया। फर्स्ट 5-year प्लान को लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है, वो था 1951 में। सो क्योंकि ये फर्स्ट 5-year प्लान था तो 1951 से लेके 1956 तक की फर्स्ट 5-year प्लान की क्या थी? ड्यूरेशन थी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1951 to 1956। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री? गुड इंडिकेटर कौन सा है इकोनॉमी की ग्रोथ हो गई है कंट्री की उसके लिए? द ऑप्शंस आर ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो बेटा जीडीपी एक बढ़िया इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया? मैंने आपको अभी बताया प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर 1950। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेम द कमिटी फॉर्म्ड फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन 1995। ऐसी कौन सी कमिटी है, उसका नाम बताओ, जो सेटअप की गई थी विलेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 1955 में, ठीक है। तो वो थी बेटा कार्वे कमिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following is not a goal of the planning commission?
प्लानिंग कमीशन का गोल क्या नहीं था इनमें से? देखिए बेटा, प्लानिंग कमीशन के गोल्स थे जेम्स, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ करना। E स्टैंड्स फॉर इक्विटी। M स्टैंड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन। S स्टैंड्स फॉर सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा गोल नहीं है प्लानिंग कमीशन का। ए इकोनॉमिक ग्रोथ, बी इक्विटी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है इक्विटी भी है। सी रिसोर्स कंजर्वेशन, ये नहीं है राइट। और डी सेल्फ रिलायंस, ये भी है। सो रिसोर्स कंजर्वेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिसोर्स कंजर्वेशन इज नॉट द गोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इनमें से कौन सा गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का? ए जीडीपी, बी एनडीपी, सी जीएनपी, डी एनएनपी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज जीडीपी। जीडीपी इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, what is the term used for the policy which promotes setting up of an upper limit of the land that could be owned by an landowner? तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें एक अपर लिमिट सेट की जाती है लैंड की, जो एक पर्टिकुलर पर्सन ओन कर सकता है? तो ये होता है बेटा लैंड सीलिंग के केस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज लैंड सीलिंग। नेक्स्ट, फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश यूज ऑफ HYV सीड्स वाज बेनिफिशियल। HYV सीड्स कौन सी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल थी? द ऑप्शंस आर ए राइस, बी बार्ले, सी wheat, D pulses. So option C is the correct option which is wheat. सबसे ज्यादा इफेक्ट बेटा wheat में आता था। In which year industrial policy resolution was adopted? IPR कौन से ईयर में अडॉप्ट की गई थी? तो इस वर्ड so it was adopted in the year 1956. So option A is the correct option which is 1956. सो आई होप गाइज आपको यहाँ तक इसके एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर गाइज सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।